द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। रिबेलियन यानी कि विद्रोह, ब्लू यानी कि नील, यानी कि नील विद्रोह और उसके बाद। इन मार्च 1859 thousands ऑफ ड्यूट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। ड्यूट यानी कि किसान, रिफ्यूज यानी कि मना कर देना, ग्रो मतलब उगाना, इंडिगो यानी कि नील। ठीक है, तो दोस्तों हुआ क्या, मार्च 1859 में बंगाल में हजारों किसानों ने इंडिगो ग्रो करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। एज द रेबेलियन स्प्रेड, जैसे जैसे विद्रोह बढ़ता गया, रिवोल्ट्स रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर। जो रिवोल्ट थे, जो किसान थे, उन्होंने प्लांटर्स को रेंट पे करने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद सॉर्ड्स, स्पीयर्स, बॉस एंड ऑरोज। सॉर्ड्स यानी कि तलवार, स्पीयर्स यानी कि भाले, बॉस यानी कि धनुष, एरो यानी कि तीर। और उन्होंने क्या किया, पहला तो उन्होंने प्लांटर को रेंट पे करने से मना कर दिया, और दूसरा वे तलवार, भाले, तीर, धनुष से क्या किए, इंडिगो फैक्ट्रीज पे हमला करने लगे। वुमेन टर्न अप टू फाइट विद पॉट्स, पैन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट्स। और जो वुमेन्स थी, यानी कि जो स्त्री लोग थी, जो औरतें थी, वे क्या की, वे किचन इम्प्लीमेंट जो भी थे और पोर्ट्स, पैन्स, इनसे क्या की, वो भी हमला करने लगी, वो भी लड़ने लगी। दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड। सोशली यानी कि सामाजिक रूप से बॉयकॉट कर देना, यानी कि बहिष्कार कर देना। ठीक है, तो जो लोग प्लांटर्स के लिए काम कर रहे थे, उनका सोशली बॉयकॉट होने लगा, लोग उनका बहिष्कार कर दिए सामाजिक रूप से। एंड दी गोमस्थास, गोमस्थास कौन होते थे, एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स। गोमस्थास जो होते थे दोस्तों, वो प्लांटर्स के एजेंट होते थे। ठीक है, जैसे कि होता क्या था, प्लांटर्स उस टाइम, जैसे कि हमने देखा भी, जस्ट इसके पहले हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में, कि जो प्लांटर्स होते थे, हजारों हजारों उनके पास बीघा जो था कि जमीन होती थी। ठीक, उसमें वो क्या करते थे, इंडिगो प्लांट कराते थे। तो उसके लिए वो क्या करते थे ना, गोमस्थास रखते थे, गो यानी कि एक एजेंट रखते थे। अब भाई उनके पास हजारों जब बीघा या कई एकड़ उनके पास जब जमीन रहती है, तो हर जगह तो जाते नहीं थे रेंट लेने के लिए, इसलिए क्या करते थे, एजेंट रखते थे। ठीक है, जो जो गोमस्ताज थे, एजेंट ऑफ गोमस्ताज, यानी कि जो प्लांटर्स के एजेंट होते थे, हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटेन अप। जो रेंट कलेक्ट करने आते थे किसानों से, उनको पीटा जाने लगा, लोग उनको पीटने लगे। So they would no longer take advances to sow indigo, nor be bullied by the planters. Lathials, the लाठी yielding strongmen maintained by the planters। तो जो रूट्स थे, यानी कि जो किसान थे, उन्होंने सो मतलब कि कसम खाया कि अब वे इंडिगो को सो करने के लिए, यानी कि सो मतलब बीज बोना। ठीक है, तो उन्होंने कसम खाया कि अब वे इंडिगो की खेती के लिए या इंडिगो को बोने के लिए एडवांसेस नहीं लेंगे। ठीक है, एडवांस यानी कि कर्जा नहीं लेंगे। ठीक है, नॉट बी बुलिड बाय द प्लांटर्स लाठियाल, न ही प्लांटर्स के जो लाठियाल्स होते हैं, उनसे वे बुलिड मतलब डरना, भयभीत होना। ठीक है, न ही उनसे डरेंगे। लाठियाल्स कौन थे, द लाठी यील्डिंग स्ट्रॉन्गमैन मेंटेन बाय द प्लांटर। एक्चुअली जो प्लांटर्स होते थे ना, अब देखो उनको वसूली करानी पड़ती थी। ठीक है, इसलिए वो क्या करते थे, जो लठभज होते थे, जो लाठियां चलाने में स्ट्रांग होते थे, उनको रखते थे। ठीक है, प्लांटर जो है मेंटेन करते, मतलब प्लांटर अपने पास रखते थे। ठीक है, अब जैसे कि वसूली करना होता है, जैसे कोई भी वसूली करता है ना, कोई स्ट्रांग मैन भेजता है। एक स्ट्रांग मैन द सेंस जैसे गुंडा टाइप का, तो ये जो इनको मान लो कि लाठी वाले गुंडे समझ लो आप। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो रिवोट्स थे, जो किसान थे, उन्होंने कसम खाया कि अब वे नील को बोने के लिए या इंडिगो को बोने के लिए कोई कर्जा नहीं लेंगे, न ही जो प्लांटर्स के लाठियाल से उनसे वे भयभीत होंगे। ठीक है, why did the indigo peasant decide that they would no longer remain silent? आखिर में जो इंडिगो के पीजेंट्स थे, उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि वे अब इससे ज्यादा साइलेंट नहीं रहेंगे? व्हाट गिव देम द पावर टू रिबेल? उनको ये पावर कहाँ से मिली, मतलब विद्रोह करने का पावर उनको कहाँ से मिला, कौन दिया? क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वाज इंटेंसली ऑपरेसिव। ऑपरेसिव का मतलब होता है दमनकारी या अत्याचारी, इंटेंसली मतलब बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो क्लियरली सीधी सी बात है, जो इंडिगो सिस्टम था, वो बहुत ज्यादा क्या, इंटेंसली जो था कि वो अत्याचारी था, दमनकारी था या ऑपरेसिव था। ठीक है, बट दोज हु आर ऑपरेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिबेलियन। बट देखो होता क्या है, जो लोग मतलब ऑप्रेस्ड होते हैं, वे हमेशा जो है कि रिबेल नहीं करते, यानी कि हमेशा विद्रोह नहीं करते। दे डू सो ओनली एट टाइम्स। वे कभी कभी ही ऐसा होता है कि वे रिबेल कर जाएं। इन 1859 द इंडिगो रिवोल्ट felt that they had the support of the local जमींदार्स and village headman in their rebellion against the planters। तो दोस्तों हुआ क्या कि 1859 में जो इंडिगो के रिवोल्ट से उनको क्या लगा, उनको लगा कि जो लोकल जमींदार हैं और जो विलेज के हेडमैन हैं, या विलेज का जो विलेज के मुखिया हैं और जो लोकल जमींदार हैं,
वे उनके सपोर्ट में हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं किसमें? इन देयर रिबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स, प्लांटर के अगेंस्ट में जो विद्रोह है में वे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि 1859 में इंडिगो के रियोट्स को लगा, जो इंडिगो के रियोट्स थे उनको लगा कि लोकल जमींदार्स और विलेज हेडमैन उनके साथ हैं, जो उन्होंने प्लांटर्स के अगेंस्ट में रिबेलियन किया हुआ है। इन मैनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट mobilized the Indigo peasant and fought pitched battle with the लाठियाल्स। मोबिलाइज यानी कि इकट्ठा करना, पिच्ड बैटल यानी कि आमने सामने का युद्ध या डटकर युद्ध करना, ठीक है। फाट मतलब कि लड़ना। तो बहुत सारे विलेजेस में क्या हुआ कि जिन हेडमैन से, जो प्लांटर्स से जबरन कॉन्ट्रैक्ट, इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराते थे, ठीक है। यानी कि हेडमैन जो था क्या होता था, गांव का मुखिया होता था, ठीक है। तो ये क्या करते थे, जो प्लांटर्स होते थे हेडमैन से जबरन जो है कि फोर्सफुली इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराते थे, ठीक है। तो बहुत सारे विलेजेस में हेडमैन जो होता था उसने क्या किया कि उसने मोबिलाइज किया इंडिगो के पीजेंट्स को। बहुत सारे गांव के इंडिगो के पीजेंट्स को उसने मोबिलाइज किया, और जो लाठियाल्स होते थे, प्लांटर्स के जो एजेंट होते थे, उनसे क्या हुआ, आमने सामने बहुत ही घमासान लड़ाई लड़ी। इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार्स वेंट अराउंड विलेज अर्गिंग द रिवॉर्ड्स टू रेजिस्ट द प्लांटर्स। अर्गिंग यानी कि आग्रह करना, ठीक है। रेजिस्ट यानी कि विरोध करना। तो अदर प्लेसेस में क्या हुआ, यहाँ तक कि जो जमींदार थे वे भी गांव में जाने लगे, जो रियोट्स होते थे उनसे वे अर्ग करते थे या उनसे अनुरोध करते थे कि वे प्लांटर्स को रेसिस्ट करें या प्लांटर्स का विरोध करें। These zamindars were unhappy with the increasing power of the planters and angry at being forced by the planters to give them land on long leases। तो दोस्तों जी, जो ये जमींदार थे, जो लोगों से आग्रह कर रहे थे कि वो प्लांटर्स का विरोध करें, ये जमींदार लोग जो थे ना, ये बहुत अनहैप्पी थे, मतलब खुश नहीं थे, नाखुश थे। कि क्यों क्यों नाखुश थे? क्योंकि जो प्लांटर्स थे उनकी पावर जो है दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी, उनकी जो शक्ति थी वो बढ़ती जा रही थी। उस बढ़ती हुई शक्ति से ये लोग जो जमींदार थे वो नाखुश थे, और वे इसलिए भी गुस्सा थे कि एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीज। मतलब फोर्सफुली जो प्लांटर्स होते थे वो लॉन्ग लीज पे एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो लैंड थे इनसे ले लेते थे फोर्सफुली, इसलिए वो उनपे क्या थे, जो जमींदार थे वो प्लांटर्स पे क्रोधित थे। The Indigo peasants also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो इंडिगो के पीजेंट्स थे, जो इंडिगो के किसान थे, उन्होंने इमेजिन किया, उनको लगा ना कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी या उनका साथ देगी किसमें, जो वे स्ट्रगल कर रहे हैं प्लांटर्स के अगेंस्ट में। यानी कि जो इंडिगो के पीजेंट्स थे, इंडिगो के पीजेंट्स क्या कर रहे थे, वो प्लांटर के अगेंस्ट में विद्रोह कर रहे थे या स्ट्रगल कर रहे थे। तो उन्हें लगा, पीजेंट्स को लगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनके साथ रहेगी या उनका साथ देगी। इसके अगेंस्ट प्लांटर्स के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके साथ रहेगी, उनको सपोर्ट करेगी, ठीक है। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिबेलियन। तो दोस्तों जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा वरीड हो गई थी, बहुत ज़्यादा वो चिंतित हो गई थी कि कहीं दूसरा एक पॉपुलर विद्रोह ना हो जाए, ठीक है। व्हेन द न्यूज़ स्प्रेड ऑफ अ सिमरिंग रिवोल्ट इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, सिमरिंग मतलब धीरे-धीरे चलना। जब एक न्यूज़ फैली, एक खबर फैली क्या, कि जो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जिन-जिन डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो की खेती होती है, मतलब ज़्यादातर जैसे कि क्या था, इंडिगो ना कुछ डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर होता था। तो जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस जिस जिले में नील की खेती होती थी, उनको सुना, मतलब कि एक खबर फैली कि उन जिलों में जो है कि एक रिवोल्ट हो, मतलब एक विद्रोह जो है कि धीरे धीरे पनप रहा है। तब क्या हुआ, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859। तो जैसे ही खबर फैली कि जो नील की खेती वाले जो एरियाज हैं या जो जिले हैं, वहां पे एक विद्रोह जो है पनप रहा है। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने 1859 की विंटर के सीजन में उन्होंने उस रीजन का क्या किया, मुआयना लिया है। उस रीजन को जो है कि उन्होंने टूर किया, ठीक है। द रोड saw the tour as a sign of government sympathy for their plight। तो जो मतलब जो रिवोट्स थे, जो इंडिगो के रिवोट्स, उनको लगा कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो मतलब इनकी जो फ्लाइट मतलब दुर्दशा, ठीक है। यानी सरकार जो है इनकी दुर्दशा से काफ़ी परेशान है। या आप बोल सकते हो कि जो रिवोट्स थे, उन्होंने इस टूर को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो टूर किया था, जो दौरा किया था, कैसे देखा उन्होंने, एज़ अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिम्पैथी फॉर देयर फ्लाइट। उन्हें लगा कि हमारी दुर्दशा पे जो है कि गवर्नमेंट जो सिम्पैथी दिखा रही है। इन बरसात the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that rivers could not be compelled to accept indigo contract। compel मतलब मजबूर होना, ठीक है। तो जब बरसात में एक मजिस्ट्रेट एस्ले एडन ने एक नोटिस इशू किया, उस नोटिस में क्या था कि नोटिस में लिखा गया था कि जो अब
रूट्स हैं उनको मजबूर नहीं किया जाएगा इंडिगो का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए। वर्ड वेंट अराउंड दैट क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो नीड नॉट बी सोन। तो एक खबर फैल गई कि क्वीन क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर किया है या क्वीन विक्टोरिया ने हुक्म दिया है, आदेश दिया है कि इंडिगो की खेती अब नहीं करनी है। ईडन was trying to placate the peasants and control an explosive situation। कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करना, प्लिकेट यानी कि सांत्वना देना। ठीक है? प्लीकेट मतलब सांत्वना देना या तसल्ली देना। तो वो ईडेन जो थे वो क्या कर रहे थे, पीजेंट्स को सांत्वना दे रहे थे, उन्हें शांत करा रहे थे और एक एक्सप्लोजिव सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे थे। बट हिज एक्शन वाज रीड एज सपोर्ट फॉर द रिबेलियन। बट जो रिबेलियन थे यानी जो विद्रोही थे उनको लगा कि जो ईडेन है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, रिबेल में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एज द रिबेलियन स्प्रेड, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कलकत्ता रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स। तो जैसे-जैसे जो रिबेलियन था, जो विद्रोह था, जैसे-जैसे वो फैला, जो इंटेलेक्चुअल्स थे कलकत्ता के, यानी कि कलकत्ता के जो पढ़े-लिखे लोग थे, वो लोग भी इंडिगो डिस्ट्रिक्ट की तरफ चल दिए। दे रोट ऑफ द मिजरी ऑफ द रोड्स, द tyranny ऑफ द प्लांटर्स एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम। tyranny का मतलब क्या होता है? tyranny का मतलब होता है निरंकुशता या जुल्म करना या जोर-जबरदस्ती करना, ठीक है? मिजरी यानी कि दुर्दशा। ठीक है, तो जो इंटेलेक्चुअल थे दोस्तों, जो कलकत्ता से कहाँ पे गए थे? इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में गए थे। वे क्या किए? वे रोड्स की यानी जो किसान थे, उनकी दुर्दशा के बारे में उन्होंने लिखा, जो प्लांटर्स थे उनकी निरंकुशता के बारे में लिखा और जो इंडिगो सिस्टम इतना ज़्यादा हॉरर था उसके बारे में लिखा। Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault। तो इस रिबेलियन से जो विद्रोह हुआ था, इससे परेशान होकर गवर्नमेंट को इन प्लांटर्स की रक्षा के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको किससे प्रोटेक्ट करने की, असॉल्ट से यानी कि वार से, ताकि इनको कोई मार ना दे। उनको मिलिट्री बुलानी पड़ी, किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, यानी कि प्लांटर्स को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को मिलिट्री बुलानी पड़ी। एंड सेट अप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। तो उन्होंने और क्या किया, गवर्नमेंट ने एक इंडिगो कमीशन सेटअप किया ताकि इंडिगो प्रोडक्शन का जो सिस्टम है उसमें वो इंक्वायर कर सके। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी। जो कमीशन थी, कमीशन ने जो कमीशन सेट किया गया था, इंडिगो कमीशन, तो उसने जब इंक्वायर किया, उसने जो वो कमीशन ने पाया कि जो प्लांटर्स हैं वे गिल्टी हैं, उनको अपराधी पाया। एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोएसिव मेथड दे यूज्ड विद इंडिगो कल्टीवेटर। कोएसिव मतलब कि जोर जबरदस्ती जबरदस्ती वाला मेथड। जो प्लांटर्स थे ना, वे जोर जबरदस्ती कर रहे थे इंडिगो कल्टीवेटर के साथ, मतलब जोर जोर जबरदस्ती का मेथड यूज कर रहे थे इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए। तो इसके लिए उसने उसने किसने, जो कमीशन थी उसने क्रिटिसाइज किया। ठीक है, इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर ड्यूअर्स। तो और इसने यह भी डिक्लेयर किया, यह भी बोला कि जो इंडिगो प्रोडक्शन है वह रिवोट्स के लिए यानी कि किसानों के लिए प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं थी। द कमीशन आस्क्ड द रिवोट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बट आल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। तो कमीशन ने, जो कमीशन इंडिगो का जो कमीशन था, उसने किसानों से बोला कि काम करो, जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने ऑलरेडी ले लिया उसको कंप्लीट करो, उसको फुलफिल कर दो, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट को तो वो लोग गलत ठहरा नहीं सकते। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे अगर मान लो प्लांटर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया कि इतने साल के लिए, मान लो सपोज 5 ईयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया या एक ही साल के लिए मान लो, तो कमीशन ने बोला रिवोट्स को, जो इंडिगो के रिवोट थे या इंडिगो के जो किसान थे, उनको बोला कि आप जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल कर दो, उसको कंप्लीट कर दो। बट उनको ये भी बोला कि अगर वे चाहें जो फ्यूचर में इंडिगो को प्रोड्यूस करने से वे रिफ्यूज कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। आफ्टर द रिवोल्ट, विद्रोह के बाद, इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल। कोलैप्स मतलब ढह जाना, खत्म हो जाना या गिर जाना। तो विद्रोह के बाद जो इंडिगो का प्रोडक्शन था वो बंगाल में जो है कि खत्म हो जाता है, गिर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। अब जो प्लांटर्स थे वो बंगाल से अपना ऑपरेशन किधर शिफ्ट कर दिए? वो बिहार की तरफ चल दिए। किसके लिए? इंडिगो प्रोडक्शन के लिए। With the discovery of synthetic dyes in the late 19th century, their business was severely affected। तो दोस्तों हुआ क्या कि लेट 19 सेंचुरी में, यानी कि 19 सेंचुरी के अंत में, जो सिंथेटिक डाइस का डिस्कवरी हुआ था, सिंथेटिक डाइस का जो खोज हुआ था, उससे क्या हुआ कि जैसे ही सिंथेटिक डाइस आ जाते हैं, यानी सिंथेटिक जो रंग आते हैं, उसके बाद जो इनका बिजनेस था, प्लांटर्स का जो इंडिगो का प्रोडक्शन था, जो बिजनेस था ना, ये बहुत, इस पे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, बट इट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। बट इसके बावजूद भी अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने में उसको सफल होते हैं। When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar
persuaded him to visit चंपारण and see the plight of the indigo cultivators there। तो हुआ क्या दोस्तों, जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न आते हैं, साउथ अफ्रीका से कहाँ पे आते हैं, हमारे इंडिया में आते हैं, तो एक बिहार बिहार का एक किसान था, उसने उनको राजी कर लिया। persuaded persuaded मतलब होता है राजी करना। उनको राजी कर लिया कि उनको बोला कि आप चंपारण आओ, चंपारण विजिट करो और यहाँ पे जो इंडिगो के कल्टीवेटर्स है उनकी दुर्दशा देखो। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडिया का मैप है, यहाँ पे चंपारण है, बिहार ये है बिहार का मैप, ठीक है। ये बिहार का मैप है, चंपारण यहाँ पे है। तो गांधी जी जैसे ही अफ्रीका साउथ अफ्रीका से आते हैं, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका से वे इंडिया में आते हैं, तो यहाँ से बिहार से किसान जाता है, उनको बोलता है, उनको परसुएट कर लेता है, उनको राजी कर लेता है कि आप बिहार में आओ, चंपारण में आओ और यहाँ के जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनकी दुर्दशा को देखो। हमने देखा था कि जब विद्रोह के बाद जो इनका इंडिगो का प्रोडक्शन था प्लांटर्स का, वो बंगाल में पूरा कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, विद्रोह के बाद यहाँ पे एकदम प्लांट इनका जो बिजनेस था वो ठप हो जाता है, गिर जाता है। तो उसके बाद ये शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पे, बिहार में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि महात्मा गांधी जैसे साउथ अफ्रीका से आते हैं, तो बिहार से किसान जाता है, पीजेंट जाता है, उनको परसुएट कर लेता है, उनको मन राजी कर लेता है कि वो चंपारण विजिट करें और यहाँ पे जो इंडिगो के कल्टीवेटर्स हैं उनकी इस दुर्दशा को देखें। महात्मा गांधी विजिट इन 1917 मार्क द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी ने 1917 में विजिट किया था, या महात्मा गांधी का 1917 में जो दौरा था चंपारण का, वहीं से इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई, शुरुआत थी। ठीक है, तो दोस्तों इल्स वे बॉक्स में देखते हैं इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज, यानी कि वेस्ट इंडीज में इंडिगो का उत्पादन किस प्रकार किया जाता था। इन द अर्ली 18th सेंचुरी अ फ्रेंच मिशनरी जीन बैप्टिस्ट लबार्ड ट्रेवल टू द कैरिबियन आइलैंड। तो 18th सेंचुरी की शुरुआत में एक फ्रेंच मिशनरी थे जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट लबार्ड। उन्होंने कैरिबियन आइलैंड्स जो थे, यानी कि कैरिबियन जितने आइलैंड्स हैं उनका दौरा किया। अभी देखते हैं कैरिबियन आइलैंड है किधर। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं इधर की ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है। यहाँ पे जो बीच वाला रीजन है दोस्तों, बीच वाला रीजन द सेंस नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और कैरिबियन सी के बीच वाला जो रीजन है, इस बीच वाले रीजन में जो जो मतलब जितने आइलैंड आते हैं वो किस में आते हैं, वो कैरिबियन आइलैंड में आते हैं। ठीक है, तो कैरिबियन जो आइलैंड्स हैं वो किसके किसके बीच में, अटलांटिक ओशियन और कैरिबियन सी के बीच में है। और जो फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा के साउथ में है। ठीक है, फ्लोरिडा के साउथ में है। और नॉर्थ जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में, यानी साउथ अमेरिका यहाँ पे या इसके नॉर्थ में, यहाँ पे फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा के साउथ में। ठीक है, और अटलांटिक ओशियन और कैरिबियन सी के बीच वाले जितने भी आइलैंड है वो सारे कैरिबियन आइलैंड है। ठीक है, तो दोस्तों जब 18th सेंचुरी की शुरुआत में फ्रेंच मिशनरी जीन बैप्टिस्ट लबात ने जब ट्रेवल किया, यानी कि जब उन्होंने कैरिबियन आइलैंड का दौरा किया, उसके बाद उन्होंने एक्सटेंसिवली लिखा था इस रीजन के बारे में। क्योंकि पब्लिश्ड इन वन ऑफ हिज बुक्स, उनकी एक बुक्स में उन्होंने पब्लिश किया था, उनकी एक जो बुक उन्होंने पब्लिश किया था उसमें से एक बुक में ये इमेज है, उनकी द्वारा पब्लिश की गई एक बुक में ये इमेज दिया गया है। दिस इमेज शोज ऑल द स्टेजेस ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। ये जो इमेज है ये इंडिगो प्रोडक्शन का जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, उसके सारे स्टेजेस इसमें दिखाए गए हैं। इन द फ्रेंच स्लेव प्लांटेशन ऑफ द रीजन, यानी उस फ्रेंच प्लांटेशन था उस रीजन में जो इंडिगो का प्रोडक्शन जितने स्टेज में होता था, इस इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, यू कैन सी द स्लेव वर्कर्स पुटिंग द इंडिगो प्लांट इनटू द सिटलर वैट ऑन द लेफ्ट। तो आप लेफ्ट में देख सकते हो कि जो स्लेव हैं, जो नौकर है, वे क्या कर रहे हैं, इंडिगो प्लांट को जो सेटलर वेट है उसमें क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इंडिगो के प्लांट को क्या कर रहे हैं, सेटलर वेट में वो डाल रहे हैं। अनदर वर्कर इज अनदर वर्कर इज चर्निंग द लिक्विड विद अ मैकेनिकल चर्नर इन अ वेट सेकंड फ्रॉम राइट। राइट से अगर आप देखोगे, राइट सेकंड यहाँ पे देखो, तो एक दूसरा वर्कर वो क्या कर रहा है कि लिक्विड को चर्न कर रहा है, एक मैकेनिकल चर्नर है उससे लिक्विड को चर्न कर रहा है, चर्न द सेंस घुमा रहा है पूरा। ठीक है, टू वर्कर्स आर कैरिंग द इंडिगो पल्प हंग अप इन बैग्स टू बी ड्राइड। दो वर्कर हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे दो वर्कर हैं जो कि इंडिगो पल्प को अपने साथ कैरी करें, ले जा रहे हैं, हंग अप इन बैग्स, बैग्स में कैरी करके यहाँ पे देख रहे हो, ले जा रहे हैं ड्राई करने के लिए। इन द फोरग्राउंड टू others are mixing the indigo pulp to be put into molds। यहाँ पे आपने देखो फोरग्राउंड दिया है, फोरग्राउंड द सेंस एकदम सामने, सामने यानी द सेंस ए। ठीक है, यहाँ पे देखो दो वर्कर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, टू अदर्स आर मिक्सिंग द इंडिगो पल्प टू बी पुट इनटू द मोल्ड, मोल्ड यानी कि जो सांचा है।
ठीक है? तो जो 2 वर्कर हैं जो कि इंडिगो को मिक्स करके जो अदर्स मिक्सिंग द इंडिगो जो इंडिगो का पल्प है उसको मिक्स कर रहे हैं मोल्ड में साँचे में डालने के लिए, ठीक है? उसको तैयार कर रहे हैं। द प्लांटर इज़ एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर स्टैंडिंग ऑन द हाई ग्राउंड सुपरवाइजिंग द स्लेव वर्कर्स। अब यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे ये क्या है? ये कौन है? ये है प्लांटर। द प्लांटर इज़ एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर के सेंटर में प्लांटर है जो कि एक हाई ग्राउंड पे खड़ा है ताकि वो सारे वर्कर के काम को सुपरवाइज कर सके, ठीक है? तो इस इमेज में क्लियरली सारी स्टेजेस को दिखाया गया है कि इंडिगो का जो प्रोडक्शन होता था किस प्रकार होता था, ठीक है? इसको किसने पब्लिश किया था? ये जिन बैप्टिस्ट लबार्ट ने जो कि कैरिबियन आइलैंड का दौरा किया था इन्होंने 18th सेंचुरी की शुरुआत में, ठीक है? तो दोस्तों फाइनली हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।